हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। हमारी कल और परसों की जो क्लास थी वो चल रही थी सर्वनाम पर। आज जो क्लास चल रही है ये सर्वनाम इस टॉपिक के बाद समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है। अब तक हम कौन कौन से टॉपिक से सर्वनाम के पढ़ चुके हैं। तो सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं पिछले दो क्लासों में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए और उन्हें पढ़िए। आज जो हमारा होगा वो चलेगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने ही लिए प्रयुक्त करता है। कहा जा रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग करता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। निजवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं तो देखते हैं। निजवाचक में आप, अपना, अपनी, स्वयं, खुद इत्यादि, ये सभी क्या है? तो ये सभी निजवाचक सर्वनाम है। सभी क्या होंगे? ये सभी निजवाचक सर्वनाम होंगे। निजवाचक सर्वनाम को वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाएगा आइए वो भी देख लेते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। यह क्या कह रहा है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। यहाँ पर अपना, अपना और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। यह मेरा अपना घर है, यानी यहाँ पर अपना क्या होगा? तो यहाँ पर अपना भी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद मुझे अपने से कुछ भी करने का मन नहीं करता, यानी यहाँ पर अपने, मुझे अपने से यानी मुझे खुद से कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अपने हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम जो है, सर्वनाम हमारा आज समाप्त हो गया है। अब जो इसके बाद जस्ट अभी इस टॉपिक के बाद विशेषण की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा जो है वो सर्वनाम समाप्त हो चुका है। सर्वनाम के बाद अब हम चलते हैं विशेषण की तरफ। तो आइए देखते हैं विशेषण। कहा जा रहा है कि विशेषण वह शब्द है, विशेषण वह शब्द को कहा जाता है या उस शब्द को विशेषण कहा जाएगा जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर संज्ञा या सर्वनाम का की विशेषता बताता है। मतलब विशेषण उस शब्द को कहेंगे या विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा आप लोग को पता है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम भी पता है कि सर्वनाम क्या होगा? तो सर्वनाम किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहेंगे। तो संज्ञा और सर्वनाम की जगह पर जुड़कर उसके स्थान संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर, संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं क्या परिभाषा है। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा का विशेषता तथा सर्वनाम के साथ लगकर सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे विशेषण कहेंगे। जैसे घोड़ा काला है, तो घोड़ा कैसा है? तो घोड़ा काला है। घोड़ा की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा कैसा है? तो घोड़ा काला है। काला क्या हो जाएगी? तो काला विशेषता होगा। काला किसका विशेषता है? तो काला घोड़ा का विशेषता है। तो काला विशेषण, यानी ये शब्द क्या होगा? तो विशेषण होगा। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि घोड़ा क्या है? घोड़ा एक नाम है, जानवर का नाम है, और इसे हम संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट है उदाहरण हमारा, वह लंबा है। वह क्या होगा? तो वह सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम के साथ जुड़ा हुआ है विशेषण लंबा। लंबा क्या हो जाएगा? विशेषण होगा। तो विशेषण जुड़ा हुआ है तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण जो है यह वह का विशेषता बताता है। उसके बाद है रमेश निडर लड़का है, यानी निडर जो शब्द है वो विशेषता है और निडर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? तो निडर जो है वह विशेषता रमेश की बता रहा है कि रमेश क्या है? निडर लड़का है। वे लोग बुद्धिमान है, यानी बुद्धिमान विशेषता है। बुद्धिमान क्या है? विशेषता है। और वो किसके बारे में, किसकी विशेषता बता रहा है? तो वे लोग की विशेषता बता रहा है। अगला है कि विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार क्या है? तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, किंतु NCERT के अनुसार विशेषण 5 प्रकार के हैं। कई बुकों में, कई किताबों में विशेषण के 8 प्रकार भी दिए गए हैं। कई किताबों में विशेषण के 8 प्रकार भी दिए गए हैं, लेकिन हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ।
अगर ऐसा लगेगा कि ज़रूरत होगी उसकी तो मैं कभी भी बीच में विशेषण को दोबारा भी क्लियर करवा सकती हूँ। तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं, किंतु एनसीईआरटी के अनुसार विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण कौन कौन है? तो पहला हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। पहला विशेषण क्या होगा? तो पहला विशेषण का नाम है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिणामवाचक विशेषण। दूसरा क्या हो जाएगा? तो परिणामवाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या होगा? तो तीसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। चौथा हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। चौथा सर्वनामिक विशेषण। और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आइए देखते हैं पहला क्या हो जाएगा। तो पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण और पांचवा जो है वह व्यक्तिवाचक विशेषण है। अगला हमारा विशेषण या विशेषण में का जो पहला भाग है, पहला भाग गुणवाचक विशेषण। जैसा कि हमने विशेषण पढ़ा, विशेषण में के 5 प्रकार पढ़े हैं, जिसमें से पहला प्रकार जो है, पहला जो भाग है या पहला जो भेद है वो क्या हो जाएगा? तो वो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा व सर्वनाम की, यानी कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा व सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्पर्श, गंध, आयु आदि संबंधित विशेषता बताई जाती है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण क्या है? यानी जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, यानी उसके गुण की विशेषता हो सकती है, उसके रंग की विशेषता हो सकती है, दोष की विशेषता हो सकती है, रूप के आधार पर विशेषता, आकार के आधार पर विशेषता, यानी स्पर्श करने के आधार पर विशेषता बताई जाती हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो विशेषण, उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? तो वह गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या है। तो गुण के आधार पर जैसे गुण के आधार पर, तो भला आदमी, ये भला क्या है? भला गुण हो गया। भला क्या है? तो भला गुण हो गया। तो भला आदमी, तो उसके बाद क्या है? सुंदर लड़का, ये सुंदर क्या हो गया? सुंदर भी एक तरह गुण है। तो गुण और दोष के आधार पर कंजूस सेठ, ये कंजूस क्या है? तो दोष हो गया। यानी किसी व्यक्ति में, आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में 5 या 6 के बुक में है कंजूस सेठ के बारे में। तो कंजूस क्या है? तो कंजूस दोष हो गया। उसके बाद भला गुण है और सुंदर गुण है। तो गुण और दोष के आधार पर हम किस तरीके से वाक्य बना सकते हैं? तो भला आदमी, सुंदर लड़का, कंजूस सेठ। उसके बाद है रंग और रूप। रंग रूप के आधार पर क्या होगा? तो सफ़ेद कमीज है। सफ़ेद क्या है? रंग की बात हो रही है। लाल किसकी बात हो रही है? तो रंग की बात हो रही है। काला क्या है? तो काला भी रंग है, लेकिन काला रूप में भी लगाया जाता है। अगर कह दिया जाए कि काली लड़की या काला लड़का या काला आदमी, तो ये क्या हो जाएगा? ये रूप हो जाएगा। अगर वही काला को किसी वस्तु के साथ जोड़ रहे हैं, तो वो जो काला है वो क्या हो जाएगा? तो वो रंग का काम करेगा। उसके बाद है आकार। आकार में मोटा आदमी, यानी मोटा आदमी कैसा है? मोटा। तो आदमी की विशेषता बता रहा है आकार के अनुसार कि आदमी का आकार कैसा है? वो मोटा है। उसके बाद है छोटा बच्चा, यानी छोटा क्या जाएगा? विशेषता है। उसके बाद नुकीला चाकू, ये नुकीला क्या हो जाएगा? तो नुकीला क्या होगा? ये आकार के आधार पर विशेषता है। उसके बाद है स्पर्श। स्पर्श क्या है? तो स्पर्श के आधार पर क्या हो जाएगा? तो मुलायम हाथ, यानी जब हम स्पर्श करते हैं और छू करके हमें ये पता चलता है कि इसकी विशेषता कैसी होगी। तो स्पर्श हाथ यानी मुलायम हाथ। उसके बाद है गरम चाय। ये ऐसे देखने से दूर से नहीं पता चलने वाला है कि हाथ मुलायम है या चाय गरम है, तो ये स्पर्श करके पता चलता है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? तो स्पर्श के आधार पर गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है ठंडा पानी। चिकना पत्थर, यानी पत्थर की विशेषता है। पत्थर की विशेषता कैसी है? तो चिकना है और ये स्पर्श करने के बाद पता चलेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? तो हम स्पर्श के आधार पर गुणवाचक विशेषण कहेंगे। नोट में है कि कुछ
कुछ प्रत्यय को जोड़ने पर भी गुणवाचक विशेषण होता है। मतलब कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिसको जोड़ने के बाद वह गुणवाचक विशेषण बन जाता है। कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिसको संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ने के बाद वो क्या बनाता है, तो वह गुणवाचक विशेषण बना लेता है। किंतु प्रत्यय जोड़ने के बाद शब्द विशेषता बताना चाहिए। प्रत्यय तो जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ने के बाद वो विशेषण बनाएगा, लेकिन विशेषण तब बनेगा जब उस संज्ञा या सर्वनाम की वो विशेषता बताता हो। देखते हैं जैसे लड़का पढ़ाकू है, यानी लड़का क्या है, लड़का संज्ञा है, लड़का क्या है, संज्ञा है। अब वो लड़का है क्या, तो पढ़ाकू है। ये पढ़ाकू क्या हो जाएगा, तो पढ़ाकू जो है वो प्रत्यय, पढ़ाकू में क्या है, प्रत्यय भी लगा हुआ है कुछ, यानी पढ़ जोड़ आकू, पढ़ जोड़ आकू, यानी पढ़ क्या है, पढ़ाकू क्या हो जाएगा, तो प्रत्यय लगा है। तो कुछ प्रत्यय को जोड़ करके भी, यानी पढ़ नहीं मतलब आकू क्या हो जाएगा, तो आकू प्रत्यय है। आकू क्या हो जाएगा, तो ये आकू क्या है, प्रत्यय है। तो लड़का पढ़ाकू है, यानी आकू जब हम जोड़ दिए, पढ़ में आकू जोड़ दिए, लड़का पढ़ाकू है। पढ़ में जब आकू जोड़ दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, लड़का पढ़ाकू है, ये प्रत्यय। उसके बाद है गीली कमीज को धूप में सुखा दो, गीली कमीज को धूप में सुखा दो, यानी सुख जोड़ आ, यानी यहाँ पे आ क्या है, तो आ यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। आ क्या होगा, तो आ यहाँ पर प्रत्यय है। आगे देखते हैं कि प्रत्यय, अब तो प्रत्यय क्या होगा, तो प्रत्यय क्या है, तो किसी क्रिया या शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। यानी वह शब्द, यानी वह वर्ण या अक्षर या शब्द भी होते हैं, तो वह शब्द किसी क्रिया या शब्द के अंत में जुड़कर, किसी क्रिया या शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। नंबर 2 में है कि परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा, तो जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा व सर्वनाम की परिमाण संबंध विशेषता बताई जाती है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण संबंध विशेषता बताई जाती है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी परिमाण क्या होगा, तो परिमाण में माप, तौल यानी मात्रा हो सकती है। अगला है कि परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। यानी परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के, तो परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होंगे। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक, नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या होगा, तो जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित माप तौल का बोध होगा। यानी जिन विशेषण शब्दों के द्वारा, स्पष्ट लिखा है कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित माप तौल का बोध होगा, उसे निश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम कहेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किलो, शेर, किलोमीटर, गज इत्यादि। यानी किलो, किलोमीटर, गज, शेर, ये सभी क्या हो जाएगा, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उदाहरण में 5 किलो चीनी तथा 2 किलो आलू लाओ। अब यहाँ पे क्या है कि निश्चित हो रहा है, किसके साथ, तो किसी संज्ञा के साथ निश्चित है ये कि 5 किलो चीनी और 2 किलो आलू, ये निश्चित कर रहा है कि कितना है, तो उसकी जो क्वांटिटी है, यानी उसका जो मात्रा है वो बराबर है 5 किलो चीनी और 2 किलो आलू। मेरे घर से स्कूल 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर भी निश्चित है कि मेरे घर से, आप अपने घर से भी ले सकते हैं, यानी मेरे घर से स्कूल जो है वो लगभग कितना, तो 3 किलोमीटर दूर है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे नोट कर ले, लिख लें। अगला हमारा है अनिश्चित परिमाण। जैसे कि पीछे बढ़ा है निश्चित परिमाण और अब है हमारा अनिश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाण देखते हैं क्या है कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा व सर्वनाम की
निश्चित माप तौल मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाती है उसे अनिश्चित परिमाण कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी संज्ञा यानी जिन विशेषण शब्दों से कोई भी विशेषण हो, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित माप तौल यानी मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाती है। मतलब जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित माप तौल यानी मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाती हो उसे अनिश्चित परिमाण कहा जाता है। अनिश्चित परिमाण विशेषण भी कह सकते हैं, अनिश्चित परिमाण कहा जाता है। जैसे यहाँ देवा है कि घुटनों तक पानी भरा है, मतलब अस्पष्ट हो रही है कि पानी कहाँ तक भरा है, तो घुटनों तक पानी भरा है। यह स्पष्ट है कि पानी कहाँ तक, घुटनों तक भरा है, ये एक निश्चित है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, तो निश्चित परिमाण। क्या कहा गया इसको, निश्चित परिमाण कहा गया है। अब यहाँ है घुटनों पानी भरा है। अब घुटनों यानी कितने घुटनों, एक घुटनों, दो घुटनों, तीन घुटनों, कितने घुटनों पानी भरा है ये अस्पष्ट नहीं है, पता नहीं है, इसलिए क्या होगा, अनिश्चित परिमाण होगा। उसके बाद थोड़ा सा चावल ला दो। अब कोई व्यक्ति जाकर के गए थोड़ा सा चावल ला दो, तो किसी दुकान से अगर लानी है तो कितना लाया जाएगा, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, या थोड़ा सा कितना, तो ये निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चित परिमाण कहा जाता है। दूसरा है कि जरा सा दाल ला दो, यानी यहाँ बात हो रही है जरा सा दाल की बात हो रही है, तो जरा सा यानी कितना, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो यानी ये 1 kg या कितना, ये भी निश्चित नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाण कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, फिर इसको विशेषण को कल के वीडियोस में, निकल के क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे ही साथ में बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।